जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में व्यंजन पर बात की गई थी। हम लोगों ने देखा था कि व्यंजन किसे कहते हैं, यानी कि सबसे पहले स्वरों पर बात हुई थी, उसके बाद कल की क्लास में व्यंजन पर बात हुई। मैंने आपको बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है अगर आपसे पूछी जाए तो 33 है। कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 39 है। फिर उसके बाद बताया गया आपको कि व्यंजन वर्ण के भेद मुख्य रूप से कितने हैं। तो व्यंजन वर्ण के भेद मुख्य रूप से 3 हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। उसमें मैंने आपको मुख्य रूप से 4-5 बातों को बताया था, जैसे का और खा को जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। चा, छा, जा, झा इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और अंगा, इया, आड़ा, ना, मा इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर या नासिक वर्ण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है और पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा है। या और वा को अर्धस्वर कहते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे रा को लुंठित वर्ण कहते हैं। आपसे पूछा गया है, लुंठित वर्ण कहते हैं, प्राकंपित वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जबकि ला को अगर आपसे पूछा जाए तो ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको बताया गया था ऊष्म व्यंजनों के बारे में। ऊष्म व्यंजन में आप देखेंगे ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। यहाँ आप देखेंगे तीनों सा है और हा है। देखिए, जो आप सीटी वाला सा कहते हैं उसे क्या कहते हैं? तालव्य सा कहते हैं। जो खटकोण वाला आपका सा पढ़ते थे उसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य सा कहते हैं। और सरलता वाला जो आप सा पढ़ते थे उसे क्या कहते हैं? दंती सा कहते हैं। और हा का उच्चारण कंठ था। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। फिर उसके बाद आप देखेंगे संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 6 होता है। काय और सा से मिलकर छत बनता है। ता और रा से त्रा बनता है। और जय और इया से ज्ञा बनता है। और उसके बाद सा और रा से स्रा बनता है। इन पर मैंने आपको जिक्र किया था। फिर उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या नए व्यंजन के नाम से जो जाने जाते हैं उनकी संख्या 2 है। एक तो अढ़ा है, एक कौन है? अढ़ा है। ये आपको ध्यान देना है। और उसमें प्रयोग किस बिंदु का होता है? तो ताड़न जाति बिंदु का प्रयोग होता है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ये आज की क्लास संख्या 11 है और वर्णमाला की ये 5वीं क्लास है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहले अल्प प्राण और महाप्राण देखेंगे। उसके बाद अगर समय बचेगा तो हम लोग अघोष और सघोष को भी आज ही की क्लास में देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है भैया कि प्राण या वायु या शक्ति के आधार पर आपसे पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको आंसर लगाना है। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अल्प प्राण होता है और दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण होता है। ये आपको ध्यान देना है। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए, प्राण या वायु या शक्ति के आधार पर वर्ण के भेद कितने हैं? 2 हैं। एक तो अल्प प्राण है, दूसरा कौन है? महाप्राण है। देखिए, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हर वर्ष। आप देखेंगे, चाहे जो एग्जाम देंगे, चाहे पुलिस देंगे या एसआई देंगे या जीडी देंगे या टीजीटी देंगे या पीजीटी देंगे या आप यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम देंगे, तो वहां पर एक प्रश्न यहां से पूछे जाने की अति संभावना बनी रहती है। देखिए, यहां पर प्राण या वायु या शक्ति के आधार पर वर्ण हम लोग देख रहे हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होंगे। एक तो अल्प प्राण होगा और दूसरा महाप्राण होगा। अल्प प्राण किसे कहते हैं? यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अल्प और प्राण। तो अल्प का मतलब होता है कम। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु या श्वास।
प्राण का मतलब क्या होता है, वायु या श्वास, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु या श्वास की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। क्लियर है ये परिभाषा। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर है महा और प्लस प्राण। तो महा का मतलब क्या होता है, अधिक, और आप देखेंगे प्राण का अर्थ क्या होगा, श्वास होगा या वायु होगा। तो यहाँ पर भी आप परिभाषा बना सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास या वायु की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं भैया, महाप्राण कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है। तो इसे लिख लीजिए, परिभाषा को साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास या वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया, अल्प प्राण कहते हैं। अब यहां पर देखिए महाप्राण किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास या वायु की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कहते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अल्प प्राण में अगर आप देखेंगे, इनकी संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो अल्प प्राण में आप देखिए 19 व्यंजन वर्ण होते हैं। 19 क्या होते हैं, 19 व्यंजन वर्ण होते हैं। और उसके बाद प्लस 11 क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और इसको जब आप जोड़ देंगे तो 19 और 11 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 30। ये 30 वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसे भी मैं बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए महाप्राणों की संख्या कितने होते हैं, 14 होती है। ये आपको ध्यान देना है। यानी कि यहाँ पर देखिए 30 वर्ण है, यहाँ पर कितने हैं, 14 ही वर्ण है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए आप याद कैसे रखेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास या वायु की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु या श्वास की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए महाप्राणों की संख्या कितनी है भैया, 14 है। आपसे पूछा जाए अल्प प्राणों की संख्या कितनी है, 30 है। आपसे पूछा जाए अल्प प्राण में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 19 है। अल्प प्राण में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, जो कि 11 हिंदी में स्वर ही होते हैं, तो सभी स्वर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपको पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ग बताया था। वर्ग देखिए जैसे आपको पिछली क्लास में मैंने वर्ग बताया था, लेकिन वर्ग से पहले आप स्वर देख लीजिए। स्वर देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो आ होता है, फिर दीर्घ आ आता है, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, और उसके बाद देखेंगे री आता है, उ है, दीर्घ उ है, ए है, आय है, ओ है और औ है। ये क्या है, 11 स्वर है। इसके बाद आप देखेंगे एक साइड आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, ए वर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए पहला वर्ण, फिर उसके बाद आप देखिए दूसरा वर्ण, फिर उसके बाद तीसरा वर्ण, फिर उसके बाद चौथा वर्ण, फिर उसके बाद आप देखेंगे पांचवा वर्ण। यहां पर देखिए ये मान लीजिए क्या हो गया भैया, इस अलग मार्कर से लिख दे रहे हैं। ये मान लीजिए क्या हो गया, का वर्ग हो गया। ये क्या हो गया, का वर्ग हो गया। यहां पर देखिए ये क्या हो गया भैया, चा वर्ग हो गया। ये क्या हो गया, चा वर्ग हो गया। उसके बाद कौन सा आता है, टा वर्ग हो गया। टा वर्ग के बाद अगर आप देखेंगे कौन सा आता है, ता वर्ग आता है।
और ता वर्ग के बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सा आता है भैया, पा वर्ग आता है। अब पा वर्ग के बाद ये तो कौन से है, ये पूरे के पूरे स्पर्श व्यंजन होंगे। उसके बाद कौन आएगा, अंतस्थ आता है। अंतस्थ के बाद अगर आप देखेंगे कौन आता है, ऊष्म व्यंजन आते हैं। इतने आपको लिखने हैं। देखिए का वर्ग में कौन कौन आएंगे, का, ख, ग, घ और अंग, चा, छ, जा, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। उसके बाद ता, था, द, ध, न। उसके बाद पा, फ, ब, भ और म। अंतस में कौन कौन आएंगे, या, र, ल, व। और उस में कौन आएंगे, स, स और हा। ये है इतने वर्ण। इन्हीं वर्णों को बताया गया कि इनमें से कौन कौन से अल्प प्राण है और कौन कौन से महाप्राण है। यही आपको याद रखना है, इसी को आपको जानना है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। तो देखिए इसमें से बताया गया कि जो ये इतने वर्ण आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहे हैं, इतने वर्णों में से 14 वर्ण तो कैसे हैं, महाप्राण है। बाकी शेष जो बचे हुए हैं वो 30 वर्ण बचे हुए हैं, और 30 वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण है। अब आपको पहचानना ये है कि इन सभी वर्णों में से कौन कौन से महाप्राण है, कौन कौन से अल्प प्राण है। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा, मान लीजिए जैसे ता दे दिया, आपसे पूछेगा कि ता अल्प प्राण है कि महाप्राण है, अघोष है कि सघोष है। इस प्रकार से प्रश्न घुमाकर पूछता है। तो अगर आप जानते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप आंसर लगा सकते हैं। इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से समझिएगा आराम से। इसलिए मैं आपको लिख लिख कर बता रहा हूं, ताकि आपको तेजी से अगर हम चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैं बहुत ही आराम से इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं। इसका कारण यही है कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो देखिए कहा गया कि कौन कौन से हैं अल्प प्राण और कौन कौन से हैं महाप्राण। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि देखिए जो ये पहला यहां पहले समझ लीजिए, का वर्ग का मतलब क्या है, इन ये पांचों वर्ण कौन कौन से, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग का मतलब टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग का मतलब ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग का मतलब पा, फा, बा, भा, मा। देख लेकिन यहाँ पर जो नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5, इसमें आपको याद ये रखना है, एक का मतलब ये होगा कि सभी वर्गों का पहला वर्ण। एक का मतलब क्या होगा, सभी वर्गों का पहला वर्ण। यानी कि एक का मतलब यहां पर होगा का, चा, टा, त, पा। उसके बाद दो का मतलब सभी वर्गों का दूसरा वर्ण। दो का मतलब यहां पर क्या होगा, सभी वर्गों का दूसरा वर्ण, जैसे खा, छ, ठ, थ, फ। तीन का मतलब क्या होगा, सभी वर्गों का तीसरा वर्ण। कौन कौन से हैं, गा, जा, ड, द, ब। उसके बाद देखिए चार का मतलब सभी वर्गों का चौथा वर्ण। कौन कौन से हैं, घा, झा, ढ, धा, भा। उसके बाद सभी पांच का मतलब सभी वर्गों का पांचवा वर्ण, अंगा, इया, आड़ा, ना, मा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण है, यही आपको समझना है। तो इसमें आपको ध्यान देना ये है कि पहला चीज ये जो पहला वर्ण है, पहला चीज आपको ध्यान देना है कौन से हैं भैया, पहला वर्ण। इसको आप लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि यहां पर आ जाए अच्छे से, यहां पर आ जाए। देखिए आपके अब देखिए कौन कौन से हैं अल्प प्राण, ये आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं ये आपको समझना है। तो कौन कौन से हैं, पहला वर्ण है, सभी वर्गों का पहला वर्ण है। और कौन सा है, तीसरा वर्ण है। और कौन सा है भैया, पांचवा वर्ण है। और कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। और कौन सा है, तो सभी स्वर हैं, सभी स्वर, सभी स्वर। एक कौन है, अल्प प्राण है। इसको लिख भी दे रहे हैं। देखिए जैसे पहला का मतलब क्या हो गया, अब देखिए जैसे यहाँ पर पहला का आ जाएगा, यहां पर है ना पहला का है,
चा है, टा है, उसके बाद ता है, और कौन है भैया, पा है। ये पहले वर्ण है। उसके बाद तीसरा वर्ण देखिए, ये तीसरा गा, जा, डा, दा, वा, तो कौन है, गा है। उसके बाद जा है, उसके बाद कौन सा है, डा है, उसके बाद दा है, दा के बाद क्या है, बा है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा वर्ण हो गया। अब पांचवा वर्ण देखिए कौन कौन से है, अंगा है, इया है, अड़ा है, ना है, और कौन है भैया, मा है। अंतस व्यंजन में देखिए कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा, चार वर्ण है, या, रा, ला, वा। और सभी स्वर में आप देखेंगे 11 वर्ण है। कौन कौन से हैं, आ, दीर्घ आ, ई है, उसके बाद दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, उसके बाद आप देखेंगे री है। अच्छा, री पहले आ जाएगी, छोटा आ, हाँ, री है, फिर उसके बाद ए है, आय है, ओ है, औ है। ये 11 वर्ण। यहां पर थोड़ा सा देखिए, यहां जल्दबाजी में देखिए, ऊ है, दीर्घ ऊ है, उसके बाद री है, तब ए, एक क्रम सीधा है, ठीक है ना। तो ये हो गया सभी वर्ण। तो देखिए ये क्या हो गए, अल्प प्राण। अब महाप्राण देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, ये सभी के सभी वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण है। अब महाप्राण देखिए 14 ही वर्ण है। कितने वर्ण है, 14 वर्ण है। और कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं यही आपको ध्यान देना है। तो देखिए पहला हो गया अल्प प्राण, तीसरा हो गया अल्प प्राण, पांचवा हो गया अल्प प्राण, और अंतस व्यंजन हो गया अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण हो गए। तो इसमें से बचा कौन सा, तो इसमें से आप देख रहे हैं एक तो दूसरी वाली लाइन बची हुई है, दूसरा वर्ण, और एक कौन सा बचा हुआ है भैया, चौथा बचा हुआ है। और इसके अलावा आप देखेंगे उस व्यंजन जो है यही केवल बचे हुए हैं, बाकी सब के सब मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, दूसरा है, और कौन सा है, चौथा है, और कौन सा है भैया, ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है, ऊष्म व्यंजन है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे में कौन कौन आएंगे, खा आएगा, दूसरे में कौन आएंगे, खा आएगा, छा आएगा, ठा आएगा, उसके बाद आप देखेंगे था आएगा, और उसके बाद आप देखेंगे फा आएगा। और चौथे में आप देखिए कौन कौन से आएंगे, घा आएगा, उसके बाद आप देखेंगे झा आएगा, उसके बाद आप देखेंगे ढा आएगा, उसके बाद आप देखेंगे धा आएगा, उसके बाद आप देखेंगे कौन सा आएगा, भा आएगा। और उस व्यंजन में आप देखिए तीनों सा है, सा है, और कौन है भैया, हा है। तो ये आपको याद रखना कौन से हैं, ये सभी के सभी वर्ण महाप्राण है। अब देखिए आपको एग्जाम निकालना है, आपको एग्जाम निकालना है। आपके सामने एक पूरा का पूरा स्लाइड लगा हुआ है, इसी में से आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण है और कौन सा वर्ण महाप्राण है। अब आंसर आपको लगाना है। और अल्प प्राण किसे कहते हैं, मैंने आपको कई बार परिभाषा बता दिया कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम श्वास या वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास या वायु की आवश्यकता पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो ये जितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं या तो अल्प प्राण होंगे या तो महाप्राण होंगे। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको आंसर लगाना है। तो अब आप अपने मन से पूछिए, अब आप बताइए कमेंट करके कि इतना ज्यादा ये कितने वर्ण हैं। अल्प प्राणों की संख्या 30 है, जबकि महाप्राणों की संख्या कितनी है, 14। ये सभी के सभी क्या है भैया, महाप्राण है। ये सभी के सभी क्या है, महाप्राण है। तो महाप्राणों की संख्या तो 14 है और अल्प प्राण की संख्या कितनी है, 30 है। तो ये बताइए आप 30 याद करना आसान है कि 14 वर्ण याद करना आसान है। आप अपने से पूछिए कि 30 वर्ण याद करना आसान है या 14 वर्ण याद करना आसान है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा से भी पढ़े हैं तो आप कहेंगे कि जो 14 वर्ण है उसे अगर हम लोग याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये 14 ही वर्ण है, ये 30 वर्ण है। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए आपको मैंने बता दिया कि
यहां पर देखिए दूसरा अक्षर देखिए, सभी वर्गों का दूसरा अक्षर, दूसरे में देखिए खा छ ठ थ फ है, और चौथे में कौन है घ झ ढ ध भ। आप उंगली से भी पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, तो आपको दूसरा देखना है और चौथा देखना है, दूसरा देखना है चौथा। मान लीजिए आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो आपको ये तो याद ही है का खा गा खा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं का खा गा घा अंगा, पांचों पढ़ लेंगे। मान लीजिए पूछा जाए कि खा का उच्चारण खा अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आप ऐसे पढ़ लीजिए का खा, दूसरा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा आ गया तो कौन सा है, महाप्राण है। फिर उसके बाद मान लीजिए यहां पर पूछ रहा है गा कौन सा है, अल्प प्राण है कि महाप्राण, तो आप देखिए पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरे पे आ रहा है ना गा, तो तीसरा क्या है, अल्प प्राण है। ऐसे ही देखिए घा, मान लीजिए आपसे पूछ ले उच्चारण स्थान क्या है, तो आप ऐसे पढ़ लीजिए का ख गा घा, चौथा है तो चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर भा का पूछा जाए तो आपको मान लीजिए याद नहीं है, केवल संख्या याद है कि दूसरा चौथा महाप्राण होते हैं और उस व्यंजन महाप्राण होते हैं, दूसरा चौथा और उस व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। बाकी आपको जितना दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब अल्प प्राण होते हैं। बस इतना ही तो याद रखना है, इतना ही तो याद करना है कि दूसरा सभी वर्गों का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर और उस व्यंजन, ये मात्र जो 14 5 ए 5 5 10 और 10 4 14, ये जो वर्ण है ये महाप्राण है। बाकी शेष आपको जितना स्लाइड पर बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, अल्प प्राण है। तो बताइए महाप्राण 14 ही है, तो 14 आपको याद हो जाएगा। उस व्यंजन अगर याद रहेगा तो सा का उच्चारण स्थान पूछा जाए अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे महाप्राण है। इस सा तीनों सा क्या है, महाप्राण, हा भी क्या है, महाप्राण, तीनों सा क्या है, महाप्राण, हा भी क्या है, महाप्राण। ये आपको याद रखना है, ये पांचों वर्ण क्या है, महाप्राण, ये पांचों वर्ण क्या है, महाप्राण, दूसरा चौथा के पांचों वर्ण क्या है, महाप्राण, और उस व्यंजन क्या है, महाप्राण। बाकी जितना आपको दिखाई दे रहा है, पहला तीसरा पांचवा और अंतस व्यंजन और सभी स्वर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, अल्प प्राण है। तो आपको इतना केवल याद रखना है। अब देखिए 2 है, ये 4 है, इसे आप 24 पढ़ सकते हैं, 2 है और 4 है, इसे आप 24 पढ़ सकते हैं। तो केवल आपको इतना पढ़ना है, 24 ऊष्म महाप्राण, बस इतना ही याद रखना है। इस पूरे बोर्ड का निचोड़ यही है कि केवल इतना आप याद करिए कि 24 ऊष्म महाप्राण, यानी कि 24 ऊष्म महाप्राण, 24 ऊष्म महाप्राण, केवल इतना रटिए। बस 2 ही तो अंक रखना है भाई, दूसरा चौथा, यानी कि 24 ऊष्म महाप्राण, 3 शब्द केवल याद करना है बस। तो इस पूरे स्लाइड, ये पूरी स्लाइड आपको याद हो जाएगी, मात्र 3 शब्द याद करिए। कौन कौन सा, 24 एक हो गया, ऊष्म 2 हो गया, महाप्राण 3 हो गया, बस केवल इतना याद रखना है, 24 ऊष्म महाप्राण। अब देखिए 24 का मतलब क्या है, सभी वर्गों का दूसरा अक्षर, मतलब खा छ ठ थ फ, और 4 का मतलब क्या है, सभी वर्गों का चौथा वर्ण घा झ ढ ध भ, और ऊष्म का मतलब क्या है, ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। ये बस इतना ही याद रखना है, ये सभी क्या है, महाप्राण है। बाकी शेष जितने बचेंगे, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इस बोर्ड पर, वो सभी के सभी क्या है भैया, अल्प प्राण है। बस इतना ही आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। बताइए ये इतना क्लियर हुआ कि नहीं? उम्मीद है कि, आशा है, पूरा पूर्ण विश्वास है कि आपको केवल इतना ही याद करना है और याद हो जाएगा। 24 ऊष्म महाप्राण, 24 ऊष्म महाप्राण, 2 का मतलब खा छ ठ थ फ, 4 का मतलब घा झ ढ ध भ, ऊष्म का मतलब तीनों सा और हा, एक सभी क्या है, महाप्राण है। बाकी जितने आपको दिखाई दे रहे हैं वो सबके सब क्या है, अल्प प्राण है। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये हो गया क्या भैया, अल्प प्राण और महाप्राण। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको याद हो गई होंगे बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, फिर इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। केवल इतना याद रखना है, 24 ऊष्म महाप्राण,
बस इतना ही याद करिएगा, 24 ऊष्म महाप्राण, 24 ऊष्म महाप्राण, बस इतना ही याद करना है। बाकी शेष जो ये मैंने आपको केवल दिखाने के लिए ये लिखा दिया ताकि आप परेशान मत हो कि अल्प प्राण में कौन कौन आएंगे, आपको केवल दिखाने के लिए लिखाया हूं, नहीं तो ये मैं लिखाता नहीं। ऑफलाइन क्लास में इसको मैं नहीं लिखाता हूं, केवल इतना ही लिखाता हूं, बस ऑफलाइन क्लास में इतना ही केवल लिखाता हूं। परिभाषा लिखाएंगे, उसके बाद इतना लिखा देंगे, इतना ही रटना है। बाकी शेष जितने बचेंगे वो सभी के सभी अल्प प्राण होंगे। तो आपको याद रखना है 24 ऊष्म महाप्राण, बस इतना ही तो है। देखिए, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे गर्मी पड़े या सर्दी पड़े या बरसात आए, कोई भी मौसम आ जाए, आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, आप अपने आप से प्रश्न किया करें, आखिर मैं शहर क्यों आया हूं या घर पर ही पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं। आपका दिमाग तुरंत आंसर देगा कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। फिर आप अपने दिमाग से प्रश्न करिए कि मैं किस नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, तो आपका आंसर दिमाग तुरंत देगा कि मैं फलाने फलाने, जिस भी नौकरी की आप तैयारी कर रहे होंगे उस नौकरी का नाम आ जाएगा। तो आप अपने आप से प्रश्न करिए कि नौकरी हमें क्यों मिलेगी, तो आपका तुरंत दिमाग आंसर देगा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब अगर आप पढ़ते रहेंगे अच्छे से, तब पूछेंगे कि क्या हमें नौकरी मिल जाएगी, तो आपका दिमाग तुरंत आंसर देगा बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लापरवाही करते होंगे, क्लास को सही से नहीं देखते होंगे, नहीं सुनते होंगे, नहीं लिखते होंगे, रिवीजन नहीं करते होंगे, तो आपका दिमाग तुरंत आंसर देगा नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप अपने आप से प्रश्न करना सीखिए। दूसरों से तो आप डेली प्रश्न करते हैं, अपने मम्मी से, पापा से, भैया से, बहन से, दोस्तों से, परिवार से, समाज से आप हमेशा प्रश्न करते रहते हैं। यहां तक कि सरकार से भी हमेशा आप प्रश्न करते रहते हैं। लेकिन ये आपका लाइफ है, तो आप अपने आप से प्रश्न करिए कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अगर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, और क्यों कर रहा हूं उसका आंसर जैसे ही मिलेगा आप पूछेगा कि कब होगा, कैसे होगा, किस प्रकार मेहनत की जाए, आपका दिमाग तुरंत आंसर देता हुआ चला जाएगा। तो आप अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन बनाइएगा। दूसरे के मोटिवेशन सुनने से आपको मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए मिलेगा, लेकिन आप अपने स्थितियों को देखिए, परिस्थितियों को देखिए, आपका परिवार कैसा है, आपको आखिर सरकारी नौकरी के लिए क्यों पढ़ाया जा रहा है। देखिए, जो आप देखेंगे महाराष्ट्र में मुंबई हो गया, और गुजरात में आप देखेंगे सूरत जैसे शहर हो गया, आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे हैदराबाद वगैरह शहर हो गया। इन शहरों के जो बच्चे होते हैं ना, और सरकारी नौकरी के पीछे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनके पास पहले से पैसा है, और पैसा है तो आराम से बिजनेस करने लगते हैं। तो अगर आप इस नौकरी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, नौकरी के चक्कर में पड़े हैं, तो आखिर आपको नौकरी क्यों मिलेगी। जब इस प्रकार से अगर आप प्रश्न करेंगे अपने आप से, तो आपका दिमाग जो है ना तुरंत आंसर देगा कि आपको नौकरी तभी मिलेगी जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। मेहनत बहुत ही जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में भी पहले अध्याय में ही कर्म की बात कही गई कि सबसे पहले आप कर्म करिए। जैसे जैसे आप कर्म करते जाएंगे, आपको एहसास होता जाएगा कि मैं बहुत ही करीब हूं, और जिस दिन आपका कर्म पूरा हो जाएगा, आप उसी दिन सिलेक्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि नौकरी, आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो जिस भी विभाग में आप जाएंगे वहां पर बहुत ही अच्छे से काम करेंगे और बहुत ही अच्छे से पैसा कमाएंगे। और देखिए, पैसा आप इतना कमाइए कि जितना आपको, देखिए सबसे बड़ी समस्या होती है ना, हम लोगों के अंदर जिज्ञासाएं, आशाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अगर 1 रुपए आ गया 10 रुपए की तलाश होती है, 10 रुपए आ जाता है 100 रुपए, 100 रुपए आ गया तो 1000, 1000 रुपए आ गया तो 1 लाख, 1 लाख आ गया तो 1 करोड़ की तलाश होती है, 1 करोड़ आ गया तो 1 अरब की तलाश होती है। ये जिज्ञासाएं जो होती है ना, ये कभी शांत नहीं होती। जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लीजिएगा अपने हिसाब से, आप अपने परिवार के हिसाब से, अगर न्यूनतम या आप इतना पैसा आप कमाइए कि आपका परिवार अच्छे से चल सके, उस दिन समझिएगा कि आप सफल हैं।
बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितने पैसे वाले हैं वो क्या करते हैं, शाम को सोते समय दवा खाते हैं नींद की, तो उनको नींद आती है। देखिए, आपका सुखी और जीवन तभी माना जाएगा जब आप इतना पैसा कमा लें कि आप अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें, और आप शाम को बिस्तर पर लेटिए तो आपको नींद आ जाए, सुबह आप टाइम से उठ जाइए, तो ये समझिए आप बहुत ही खुशहाल हैं, आपका जीवन बहुत ही खुशहाल है, आपको इस धरती का स्वर्ग प्राप्त हो गया है। अन्यथा चाहे जितना पैसा आ जाए, अगर जिज्ञासाएं बहुत ज्यादा तीव्र गति से तेजी से फैल रही हैं, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए आप अपने कर्म, अपने लक्ष्य के प्रति आप हमेशा कर्म करते रहिए, निश्चित रूप से आप जिस भी दिशा में जाएंगे सफल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। और आज बिना पैसे का कुछ नहीं है, ना तो आपका परिवार साथ देगा, ना तो दोस्त साथ देगा, ना तो पत्नी साथ देगी, ना बच्चे साथ देंगे, कोई भी साथ नहीं देगा जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि बिना पैसे की आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको हमेशा कर्म करते रहिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।